नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें, नरेश मीणा गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां आरएस एसोसिएशन का लगातार धरना जारी है। सचिवालय में बापू की प्रतिमा के पास कार्य बहिष्कार के साथ अधिकारी बैठे हुए हैं। बैठकों पर बापू की प्रतिमा के पास बैठे हैं सचिवालय कर्मी। तो वहीं अब मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लेने के लगातार प्रयास जारी है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आरएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़े की मांग, निर्वाचन विभाग और अधिकारियों से रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया गया है। तो वहीं प्रत्याशी को आगे चुनाव लड़ने के लिए भी डिबार किया जाए। फील्ड में काम करने वाले अफसरों के फुल सुरक्षा के लिए एसओपी जारी करने की भी मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां नरेश मीणा ने एक अपार्टमेंट में आने के साथ वीडियोग्राफी और फेसबुक लाइव भी किया था और ये सब प्रत्यक्ष है, सबके सामने है। ऐसे में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पर्यवेक्षण और निर्वाचन विभाग भी भेजता है इसकी रिपोर्ट और प्रत्याशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। ये बड़ी जानकारी आपको सीधे जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता हमारे भरतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। अब तक क्या कुछ इस मामले में गंभीरतापूर्वक एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ ही हालांकि आरएस है उनका धरना अब समाप्त हो गया है। उनकी जो मांगे हैं वो अभी भी जारी है। उनकी मांगे थी कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कठोर कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जा रही है, ताकि भविष्य में ये चुनाव नहीं लड़ पाए। इन्होंने 6 सूत्रीय महापत्र बनाया है, जिसको लेकर अब वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। अभी उससे पहले सचिवालय में महात्मा गांधी प्रतिमा पर इन्होंने सुबह से धरना दिया था। 2 बजे तक धरना देने के बाद अब इन्होंने धरना समाप्त कर दिया है और आरएस क्लब में इनकी मीटिंग चल रही है। शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद ही जब वहां से सकारात्मक आश्वासन मिलता है तो ये धरना समाप्त कर दिया जाएगा। जी, अब देखिए, लगातार 6 मांगे रखी गई है। उसमें इन्होंने नरेश मीणा की तत्काल गिरफ्तारी, आपराधिक कृत्यों के लिए वांछित धाराओं में शीघ्र चालान की समय सीमा तय हो, निर्वाचन आयोग स्तर पर अयोग्यता के लिए कार्रवाई हो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, नगरीय निकाय, फील्ड अधिकारियों के लिए पीएसओ दिलाया जाए, पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के साथ समन्वय के लिए एसओपी जारी करवाना, उपखंड अधिकारी कार्यालय के लिए स्टाफ संसाधन कार्यालय वाहन आवास की प्राथमिकता से शीघ्र व्यवस्था करवाना, पदोन्नति के लिए सभी रिक्त पदों के लिए बढ़ने के लिए अनुभवी सेवा में छूट दिलवाना, बकाया एचआर के लिए पोर्टल खुलवाना, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पर भी वो अपनी बात रखेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया, देखिए, आरएस एसोसिएशन का जो धरना वो लगातार जारी है और अभी भी देखिए तमाम जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में जो इनकी मांग है, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अब आगे इनका क्या एक्शन होगा? देखिए, फिलहाल ये अपनी 6 मांगे हैं। सीएमओ से इनकी बातचीत हुई है, उसके बाद इन्होंने धरना समाप्त कर दिया है उच्चाधिकारी से बातचीत के बाद में। और अब मुख्यमंत्री से जो मुलाकात के लिए इनको समय मिल गया। अभी मुख्यमंत्री दिल्ली में है और शाम को जब लौटेंगे तो इनसे मुलाकात भी करेंगे और इनकी जो मांगे हैं उस पर उम्मीद है कि उससे उनका निराकरण होगा और उसके बाद में ही ये धरना समाप्त किया जा सकता है। हालांकि अन्य कर्मचारी संगठन है वो भी आरएस एसोसिएशन के समर्थन में आ गए हैं और लगातार इनको समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ हो, राजस्थान कानून संघ हो, पटवार संघ हो, आरपी एसोसिएशन हो या अन्य कर्मचारी है, सचिवालय कर्मचारी यूनियन है, तमाम वो इनके समर्थन में आ गए और लगातार इनके साथ वो भी कार्रवाई की मांग उन पर कर रही है। जी, आप भरत एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए अब जैसे कि अब ये भी खबर भी आ रही थी कि नरेश मीणा ने एक अपार्टमेंट में आने के साथ वीडियोग्राफी और फेसबुक लाइव भी किया था, तो ये क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बस दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए, कल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों है उन पर उपचुनाव चल रहा था। इसके साथ ही देवली मेरा जो सीट है उसमें सम्राट जो गांव है वहां के लोग है वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। वहां पर उसके बाद में नरेश मीणा वहां पर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम पर वहां पर किसी पार्टी विशेष के पक्ष में वोटिंग डलवाने का आरोप लगाया और इसके बाद में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद में मामला तूल पकड़ता गया और अब उसके खिलाफ आरएस अधिकारी लामबंद हुए। रात को पुलिस ने एक्शन वहां पर लिया, लेकिन वहां पर वाहनों में आग लगा दी गई, तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुला दी गई और लगातार लोगों को हिरासत में वहां पर लिया गया और अब नरेश मीणा की भी गिरफ्तारी वहां पर हो गई है। जी बिल्कुल भरत, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस क्षेत्र में भी गए वहां की जनता का अपार जन समर्थन बीजेपी के प्रति दिखा और उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और जनता ने 11 महीने की सरकार में हुए जन कल्याण के कार्यों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। वहीं राजस्थान की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता सबसे अधिक है और इसका फायदा इन चुनाव में बीजेपी को मिला है। वहीं मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती एवं विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और वही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित विद्याधर नगर राज स्टेडियम में पहुंची, जहां उन्होंने रामकथा में हिस्सा लिया। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तुलसी पीठा के संस्थापक परम पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंची, जहां उन्होंने रामकथा में हिस्सा लिया और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तुलसी पीठ के संस्थापक परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंची हुई है। यहां तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां विद्याधर नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और वही रामकथा में उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हुए नजर आए, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेते हुए भी उप मुख्यमंत्री नजर आए। जयपुर में हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, हम सभी का सौभाग्य है कि आप जयपुर में पधारे, आपका आशीर्वाद मिला। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके कथा में प्रवचन में आने का अवसर मिला। आपका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे महाराज जी। और आप 2003 में महाराज जी यहाँ पिछली बार महाराज जी का पधारना हुआ था, उसके बाद अब जाके हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी, आप जयपुर शीघ्र ही दोबारा पधारे। ऐसा अवसर हम सभी प्रयास करेंगे कि हम सभी एक साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि महाराज जी शीघ्र ही जयपुर फिर से पधारे और आपका आशीर्वाद हमको मिले। यहाँ विराजमान हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे मदन जी के डॉक्टर साहब, के बिश्नोई जी, हमारे राजेंद्र जी, सरोज साहब, सांसद जी, यहाँ सभी विराजमान हमारे वाइस मेयर जी भी यहाँ है। सभी जो यहाँ पधारे हैं, वरिष्ठ जन, विद्याधर नगर मेरा क्षेत्र भी है, तो मेरे सभी क्षेत्रवासी जन, परिवार जन, आप सभी को सौभाग्य हम सभी को मिला कि महाराज जी का प्रवचन हमने सुना। और मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे, पूरे विश्व में आपका आशीर्वाद बना रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य साझा सांस्कृतिक विरासत होने के साथ व्यापारिक संबंध भी प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सांस्कृतिक व वाणिज्यिक संबंध की घनिष्ठता बहुत समय से है। वहीं रामायण व महाभारत की कहानियां इंडोनेशिया में लोक कला व नाटकों का स्रोत है। देवनानी ने कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत, औपनिवेशिक इतिहास और राजनीतिक संप्रभुता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर एकीकृत प्रभाव डालते हैं। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देवनानी के सम्मान में बाली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस
महाउत्सव में प्रदेश के 7 विधानसभा की देवतुल्य मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई और ऐसे में प्रदेश के मतदाताओं का आभार और मतदान प्रतिशत से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव परिणाम इस बार विपक्ष के लिए चौंकाने वाले आएंगे। बीजेपी सभी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर इस बार उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया था। बीजेपी ने विकास की राजनीति को बढ़ावा दिया और इसका सुखद परिणाम यह है कि जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों पर मतदान किया है। मतदान का प्रतिशत सुबह से बेहतर रहा है। 1/4 मतदान तो सुबह 11 बजे तक हो गया। इसके बाद लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। शाम 5 बजे तक 65% मतदान होना है और अब मतदान केंद्रों पर लंबी कतार होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत हो रही है। और राज्य की भजनलाल सरकार के पहले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अनूपगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि अनूपगढ़ नया जिला बना है और जिले को खास पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। मंत्री मेघवाल वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े और वहीं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। निवेशक फर्मों उद्यमियों को अनूपगढ़ जिला रास आए, इसके लिए जिले को खास पहचान दिलाने वाले उत्पादों कॉटन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, मस्टर्ड ऑयल, बीज सहित 15 से ज्यादा स्टॉल मीट में लगाई गई। जिला स्तरीय राइजिंग अनूपगढ़ इन्वेस्टर मीट राज विलास रिजॉर्ट में हुई इन्वेस्टर्स मीट के लिए अभी तक 141 एमओयू के प्रस्ताव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्राप्त हुए हैं और इससे 2,975 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की संभावना है। जिले में फिलहाल केवल राजस्थान राज्य के ही उद्यमियों ने नवीन निवेश के लिए एमओयू किए हैं, परंतु संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों से भी उद्यमी अनूपगढ़ जिले में एमओयू करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन हर स्तर पर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी न्याय मंत्री मेघवाल जुड़ते हुए नजर आए। राज्य की भजनलाल सरकार के पहले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अनूपगढ़ में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस बीच तस्वीरें भी दिखा रहे। कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया है कि अनूपगढ़ नया जिला बना हुआ है और इसी के साथ साथ जिले को खास पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की है। मंत्री मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, तो वहीं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। तो वहीं निवेशक फर्मों व उद्यमियों को अनूपगढ़ जिला रास साइज के लिए भी जिले को खास पहचान दिलाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। आप सभी जानते हैं कि राज्य स्तर पर 9 से 11 दिसंबर को एक राज्य स्तरीय मीट हो रहा है। उसी कड़ी में स्टेट लेवल के साथ साथ जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि जिले का योगदान अगर होगा राज्य के विकास में तभी सभी जिले विकास कर पाएंगे। अनूपगढ़ के जिले का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें 141 एमओयू किए गए हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के, और लगभग 35,000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। सभी इन्वेस्टर्स ने बड़े जोर शोर से लगन से भाग लिया है। सभी ने आश्वासन दिया कि वास्तव में उनको बहुत जल्द अमलिया पहनाएंगे और इस अनूपगढ़ की जिले की एक नई पहचान इंडस्ट्री हब के रूप में करेंगे। और राज्य सरकार की ओर से भी इनको पूरा आश्वासन मिलेगा कि इनके एमओयू को पूरा करने के लिए किसी तरह की कोई कमी किसी भी राजकीय कार्यालय में नहीं हो। तो इस समिट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की शुभकामनाएं देती हूँ।
और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर क्षेत्रवासियों की सुविधाओं का हर पल ध्यान रख रहे हैं। जनता की यात्रा सुगम सरल हो, उनके समय की बचत हो, साथ ही बेहतरीन यातायात व्यवस्था के साथ ही लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके और इसके लिए 200 फीट अजमेर रोड चौराहे के पास खिरनी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अभी सिरसी से कालवाड़ रोड की तरफ आने जाने वाली ट्रैफिक को जयपुर अजमेर लाइन पर बने खिरड़ी फाटक से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए करीब 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आरोपी बनते ही सर्विस लेन से गुजरते वाले ट्रैफिक को खिरड़ी फाटक या फिर कनकपुरा फाटक से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौर के इस बेहतरीन पहल के लिए जनता ने उनका आभार जताया है और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की है। और बांसुर निवासी सीआरपीएफ के जवान सुरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर बांसुर पहुंचने पर सम्मान में देशभक्ति गीतों के बीच बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बताते चले कि मृतक सैनिक नागालैंड के कोहिमा में ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से सैनिक की मौत हो गई। वहीं पार्थिव शरीर गांव बालावास पहुंचने पर परिजनों में मातम छा गया। सैनिक को सीआरपीएफ के जवानों ने 3 राउंड फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौर समेत तमाम प्रशासनिक और जन प्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिक को अंतिम विदाई दी। वहीं सैनिक के पुत्र वीरेंद्र ने नमाखाओं से अपने पिता के चिता को मुखाग्नि दी और वहीं इस दौरान पूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ जवान की अंतिम विदाई दी जा रही है। सभी की आंखें नम है और इस बीच बता दें कि कोहिमा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से जवान की मौत हो गई थी। जहां बांसुर निवासी सीआरपीएफ के जवान सुरेंद्र यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अब पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां मृतक सैनिक नागालैंड के कोहिमा में ड्यूटी पर तैनात था और ड्यूटी के दौरान ही जवान को हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो देखिए पार्थिव शरीर भी गांव बालावास पहुंचने पर परिजनों में मातम छा गया। जो भी वहां पर मौजूद था सभी की आंखें नम हो गई। 78 बटालियन सीआरपीएफ से नागालैंड में कार्यरत थे। ऑन ड्यूटी मणिपुर में डेल्टा कंपनी में थे। ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हुई और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 नवंबर को बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे जिसमें 150वीं बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी को लेकर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कलेक्ट्री सभागार में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 15 नवंबर को प्रस्तावित दौरा हो रहा है और इसी को लेकर आज विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहर के खेल मैदान में स्थित आयोजित 150वीं बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसी को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों को दिए गए कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा में यात्रा प्रस्तावित है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है उसके द्वारा नवाधी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी संभावित जो टाइमलाइन आई है दोपहर के आसपास है। एग्जैक्ट टाइम आने पे हम सभी को बता देंगे। इसी संबंध में सभी विभागों की भी बैठक आयोजित की गई थी और तैयारियों को लेकर सभी को डायरेक्शन दिए गए। और राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में बुधवार को समग्र शिक्षा स्टार्स प्रोजेक्ट एवं पीएम श्री गतिविधियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को और पीएम की गतिविधियों की जो है प्रगति का आकलन करना और वर्ष 2024-25 की कार्य की योजना के तहत आगामी लक्ष्य को सुनिश्चित करना था। राज्य परियोजना निदेशक अविचल
चतुर्वेदी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से व्यय विवरण को प्रबंध पोर्टल पर अद्यतन करने पर जोर दिया ताकि भारत सरकार द्वारा मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की जानकारी की कमी न रह जाए और इस दौरान अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और उन्हें प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए। और जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट बुधवार को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में आयोजित हुई। इस दौरान 131 निवेशकों ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनसे लगभग 24,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश बने। देश तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होगा और इसके मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश और जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है और इसके निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और आने वाले समय में राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर पश्चिम राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण शहर है जहां पर्यटन और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। और गोपालन विभाग और राजस्थान गौ सेवा आयोग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार राज हिरवाल द्वारा गो पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया में 27 गोवंश की आंखों की जांच की गई। शिविर में गौवंश के विभिन्न नेत्र रोगों का निदान किया गया तो वहीं कुछ गौवंश के मोतियाबिंद, डूर मोडरी एवं रेटिनल डीजनरेशन जैसे रोग पाए गए। 9 गौवंश को नेत्र शल्य चिकित्सा किए जाने के लिए पंजीयन किया गया ताकि गौवंश की आंखों की रोशनी लौटाई जा सके। और वहीं नरेश मीणा द्वारा एसडीएम की थप्पड़ मारने के मामले को लेकर नया मोड़ सामने आया है। मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन के सीएस को ज्ञापन सौंपा गया है। सचिव डॉक्टर अमित शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। और थप्पड़कांड के बाद समरावता में उपद्रव देखने को मिला है। घटना को लेकर आगजनी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इस बीच जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का वीडियो सामने आया। वीडियो में नरेश मीणा के समर्थक सहारा देकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कई उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए भी दिख रहे हैं। समरावता में इसी उपद्रव के बाद बिगड़े थे हालात। पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी है और कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है। फिलहाल मौके पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पुलिस के आलाधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। और राजस्थान टीम के नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024-25 के सभी विजेता खिलाड़ियों को बगरू गौ विधायक मंजू गुर्जर और दूदू गौ विधायक सुरेश गुर्जर नास नोदा की ओर से जयपुर जंक्शन पधारने पर माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सीनियर वर्ग में रवि, मनीष, तुषार, हर्षित, गुंजन, रितिका, सुमन और जूनियर वर्ग में गजेंद्र, गिरिराज, राजवीर, सोनिया, सिमरन, रूबी, प्रिंशा, तनीश, पीयूष, रोहित, दिव्यांशु को साथ कोच समीर शर्मा और मनीष कुमार भाटी का स्वागत किया गया। और कोटा जिले के सुकेत नेशनल हाईवे 52 पर आहू नदी के समीप हादसा हो गया। हादसे के दौरान 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों कारों में सवार लोगों को चोटिल हो गए। तो वहीं इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने सभी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसा होने के कारणों की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झालावाड़ की ओर से आ रहे अनीस खान की कार ब्रेकर के कारण अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही फिरोज खान की कार से जा टकराई। हालांकि चालक फिरोज ने अनियंत्रित कार से बचने के लिए अपनी कार को सड़क से नीचे उतार दिया, लेकिन दोनों कारें आपस में भिड़ गई। कार साइड से टकराने के कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि उनको मामूली चोटें आई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।